हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको सिखाया क्या कैसे होता है। आज हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि आपका सेकंड चैप्टर, उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला की, कि डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाला कैसे जाता है। क्योंकि अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आता तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि चाहे क्लास 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे उसके ऊपर की कोई क्लास हो, जब तक आप साइंस स्ट्रीम में हैं आपको कभी ना कभी किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए जरूर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सीख लें, और वो हमें सीखना ही है, आज नहीं तो कल। सो इट्स बेटर कि हम आज सीख लें, जिससे कि हमें होने वाला नुकसान जो है वो कम से कम हो। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का कि भाई फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो हम कह सकते हैं वो कोई भी क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकें उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपका लंबाई हम नाप सकते हैं, डायरेक्टली नाप सकते हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपका क्या वेट है हम नाप सकते हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप पार्क में गए, दौड़ लगा रहे हैं, तो कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं वो स्पीड हम नाप सकते हैं। सो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आपकी बॉडी का क्या टेम्परेचर है हम वो भी मेजर कर सकते हैं। सो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी वो कोई भी क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकें उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अभी तक जो मैंने बात किया था वो हम डायरेक्टली मेजर कर ले रहे थे। लेकिन अगर बात कर दिया अर्थ से सन की दूरी, तो क्या अर्थ से सन की दूरी निकालने के लिए हम इंची टेप लेकर जाएंगे? तो नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस पता है, तो किसी न किसी इनडायरेक्ट मेथड से वो निकाला गया होगा। अगर हमें अर्थ के मास की बात कर दें तो अर्थ का मास हमें पता है कि हाँ भाई इतना होता है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हमने अर्थ को तराजू पे रख के नापा होगा? कभी नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें नापी तौली गई हैं, लेकिन कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करके। सो बात समझ में आता है बच्चे? तो फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कह रहे हैं कि वो कोई भी चीज जिसे आप नाप या तौल सके वो आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक हो जाता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा आपका डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल बोला जाए तो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि विच डजंट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो वो कोई भी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल से निकल के आई हो, उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो समझ में आता है फंडामेंटल क्या है, डिराइव्ड क्या है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। पहला हो गया हमारा मास, फिर लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आपका इलेक्ट्रिक करंट 2, 4, 6, और एक बचा क्या आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। यानी कि ये वो क्वांटिटीज जो बिल्कुल बेसिक है, यानी जो किसी और दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही।
अब अगर मैं मास की बात कर दूं कि मास को हम लोग किस में नापते हैं, यानी मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो आप सभी को पता है कि मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, जिसे हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ की जो एसआई यूनिट है आपका वो मीटर है, जिसे हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की एसआई यूनिट आपका क्या होता है, तो सेकंड होता है, और इसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट आपका केल्विन होती है। बहुत से बच्चों को लगता है डिग्री, नहीं भाई, केल्विन होती है आपकी, ठीक है, और केल्विन को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी आप बात कर दे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो नापा जाता है वो मोल में नापा जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है आपकी एम्पियर, और इसे हम लोग कैपिटल ए से नापते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडेला, जिसे हम लोग स्मॉल सी और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जितनी क्वांटिटीज मैंने लिखी है इनमें से ज्यादातर क्वांटिटीज के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। जो एक क्वांटिटी आप नहीं जानते वो है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है लाइट की मात्रा, यानी कितनी रोशनी निकल रही है, वो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताती है। अगर आप कभी भी मार्केट में जाते हैं और एलईडी बल्ब खरीदते हैं तो उस पर जहां लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, वोल्टेज आपका 220 वोल्ट, वहीं पे आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी लिखा रहता है, और वो होता है आपका 900 ल्यूमिनस या 700 ल्यूमिनस। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो आपका यही बताता है कि जब वो बल्ब जलेगा तो उससे कितनी रोशनी निकलेगी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की मात्रा। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, और ये किसी भी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अब इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आप देखेंगे वो सारी के सारी आपकी कैसी हो गई, डेराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़ के। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, अगर ये देखना हो आपको तो हमारे जो पहली 2 वीडियो से आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है बच्चे। तो हम बात कर रहे हैं डेराइव्ड क्वांटिटी की। तो वो कोई भी क्वांटिटी जिसे आप जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है या फंडामेंटल को छोड़कर जो भी कुछ है वो सब आपका डेराइव्ड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्पीड की बात कर दूं तो स्पीड क्या होता है आपका, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर आप डिस्टेंस पूछे कि डिस्टेंस है क्या, तो भाई डिस्टेंस आपका एक तरह का लेंथ ही तो है, ठीक है। सो डिस्टेंस आपका एक तरह का लेंथ है और टाइम तो खैर आपका टाइम है ही। तो स्पीड जो है ओवरऑल पूछे कोई कि भाई किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सर लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर कोई आपसे डेंसिटी का पूछ ले कि बताइए डेंसिटी जो है वो फंडामेंटल है या डेराइव्ड है, तो ऑब्वियसली इन 7 में से तो नहीं है, तो ये होगी तो डेराइव्ड ही। अब ये डेराइव्ड क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल पर डिपेंड करती है जानना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बेसिक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला हमारा होता था मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को क्या मैं तोड़ सकता हूं, नहीं भाई, मास नहीं तोड़ा जाता, यानी मास जो है मेरा वो फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन वॉल्यूम को तो तोड़ा जा सकता है ना। वॉल्यूम क्या होता है किसी बॉडी का, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और चाहे आप लेंथ की बात करें, चाहे आप ब्रेड्थ की बात करें, और चाहे आप हाइट की बात करें, तीनों है तो एक तरह का लेंथ ही ना। यानी आप सिंपली अगर चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। यानी कि अगर कोई पूछे कि डेंसिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं मास और लेंथ पे डिपेंड करता है। सो बात समझ में आती है। ऐसे 1-2 एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अगर हम बात कर दे एक्सेलरेशन की कि भाई एक्सेलरेशन जो हमारा वो कैसा क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो आपने कभी गाड़ी देखी, अगर बाइक आपने चलाई हो कभी, तो बाइक में एक ऐसी चीज होती है जिसको आप जब घुमाते हैं तो बाइक की जो स्पीड होती है, यानी जो उसकी वेलोसिटी होती है, वो चेंज हो जाती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटर, ठीक है। यानी जो गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, यानी गाड़ी की वेलोसिटी को चेंज करता है, उसे हम लोग एक्सेलरेटर कहते हैं। तो जो वेलोसिटी को चेंज करे वो एक्सेलरेटर है। अगर तो वेलोसिटी में चेंज होना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। अब अगर बात कर दिया वेलोसिटी की, ठीक है, मुझे तो यही देखना है कि किन किन फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है, तो मुझे फोकस सिर्फ वेलोसिटी पे करना है। और वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, या ये कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम आपका ये पहले से लिखा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है हमारा,
भाई डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही तो है ना, और ये आपका टाइम है, यानी टाइम का एक तरह से स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की अगर बात कर दी जाए तो एक्सेलरेशन हमारा किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो मुझे आपका ड्राइव्ड फॉर्मूले से पता चल जाता है कि भाई जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन डिपेंडेंसी का अगर आप देखें तो डिपेंडेंसी सबका अलग अलग है। जैसे अगर मैं स्पीड की बात कर दूं तो स्पीड जो है वो भी लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन की बात कर दूं तो वो भी लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंसी जो है, यानी किस हद तक डिपेंड कर रहा है, वो अलग अलग है। यानी कि जो पावर है वो अलग अलग है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पावर होगा वो क्या होगा, तो यहां पे लेंथ का पावर 1 है और ये टाइम जब ऊपर जाएगा और इसका पावर +1 है तो ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, -1। आप लोग जानते होंगे कि जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसके पावर का जो साइन होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है। यानी अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। सेम यही कहानी यहां भी होगी। t का पावर 2 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का पावर -2। सो बात समझ में आता है। तो हम अगर चाहें तो हम यहां से ये तो पता लगा सकते हैं कि जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है वो किस फंडामेंटल या किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस हद तक डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसकी पावर क्या है, वो हमें यहां से नहीं पता चलता। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, उस फॉर्मूले को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है, तो वो सिंपली हमें यह बताता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और किस हद तक डिपेंड करती है। तो ये दोनों ही चीजें जो हमें पता चलती हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूला से पता चलती हैं। ठीक है, सो बेसिक आपको समझ में आ रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो कि आपको ये बताए कि जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और किस हद तक डिपेंड कर रही है। ठीक है, हद का मतलब होता है पावर क्या है उसकी। तो वो दोनों चीजें हमें डायमेंशनल फॉर्मूला से पता चलती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है कि पहले आप इसको लिख लीजिए और चीजों को अपने हाथ से लिखने की आदत डालिए, क्योंकि अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो बच्चों हम बात कर रहे थे डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला विच टेल्स अबाउट द डिपेंडेंसी, जो कि आपका डिपेंडेंसी और एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंसी को बताता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। सो बात समझ में आती है। तो उसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो डिपेंड तो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही कर रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो इन जनरल हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है मान लिया Q और मुझे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें। अब इसके अंदर आपको सीधी सी बात है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है डिपेंड तो हमारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी उन्हीं में से करेगा और किसी ना किसी पे करेगा। तो हमारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो क्या क्या थी, तो MLT आपका एम्पियर हो जाता था, केल्विन हो जाता था, मोल, कैंडेला। तो ये जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी यही हमारे डायमेंशनल फॉर्मूलास में आती हैं। और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात इतनी समझ में आ रही है। बट अगर हम बात करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स में, यानी हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स में जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता था जनरली जो उसका डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ MLT पर है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे और वो हम जो क्लास 11th में पढ़ते हैं वो ज्यादातर चीजें जो है MLT पे ही डिपेंड करेंगी। भाई अगर इन पे डिपेंडेंसी तो यही दिखाओगे, बाकी सबको 0 0 करना पड़ेगा, यानी इसका पावर 0, इसका पावर 0, इसका पावर 0, इसका पावर 0। तो ये बार बार इतना सब कौन करेगा। इससे बेटर है कि जो यूज होता है सिर्फ उसको ही लीजिए, जो यूज नहीं हो रहा उसे मत लीजिए। तो मैकेनिक्स में हमारी जनरली ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हम यहाँ पर
MLT के फॉर्म्स में लिखा करते हैं। ठीक है ना बच्चे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जैक्टली निकाला कैसे जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पूछ ले कि बताइए स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ मत कीजिए, आप पहले उसका बेसिक फॉर्मूला देखिए कि उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, और फिर उसकी आप वहां से SI यूनिट निकालिए। एक बार आपको SI यूनिट मिल गई तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप चुटकियों में निकाल देंगे। तो मेन काम है आपका SI यूनिट निकालना। तो मुझे बताओ स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है क्या। तो भाई स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस एक तरह का क्या है, लेंथ है, तो इसको हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो यही सेकंड का पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब अगर आपको SI यूनिट पता चल गई है स्पीड की कि मीटर पर सेकंड है, तो आप आसानी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैंने बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और क्लास 11th में जो हम टॉपिक्स पढ़े हैं ज्यादातर वो MLT पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे यहां पर मीटर की पावर 1, तो भाई मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। तो अगर मीटर का पावर 1 है इसका मतलब लेंथ का पावर 1, और अगर सेकंड का पावर -1 है इसका मतलब टाइम का पावर -1। बाकी कुछ नहीं है तो बाकी सब क्या आ गया आपका 0। सो इस तरह से स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m0L1t-1। ठीक है बच्चे। अब देखो यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये फिजिकल इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कह देते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर आपको डेफिनेशन इसका लिखना हो तो डायमेंशनल इक्वेशन का आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर लिखता हूं, ठीक है, तो उससे जो इक्वेशन तैयार होती है उसी को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कह देते हैं। और यहां पर ये जो पावर्स आपको नजर में आ रही हैं, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, तो इन पावर्स को हम लोग कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन वर्ड यूज होगा कई बार आपकी किताबों में, तो डायमेंशन वर्ड का सीधा सा मतलब है पावर। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि बताइए स्पीड के डायमेंशन क्या है, तो आप कह सकते हो कि द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 0 in mass, 1 in length and -1 in time। सो बात समझ में आता है। तो स्पीड के हमारे डायमेंशंस क्या है, तो जो पावर से बस आप वो बता दीजिए कि मास का पावर 0 है, लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर -1 है। यानी कि स्पीड का जो डायमेंशन है वो क्या हुआ, 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ठीक है, तो यहां से मैंने दो बातें आपको बता दी। पहला कि भाई हम स्पीड किस डायमेंशन किसे कहते हैं, तो डायमेंशन का मतलब हो गया पावर, और ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ, उसे हम लोग कह देते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक कहानी समझाई। अब हमारा जो काम बचा है वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का काम बचा है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब जैसे मैंने स्पीड का किया, वैसे अगर कोई पूछे कि बताइए डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डेंसिटी का पहले बेसिक फॉर्मूला सोचो कि डेंसिटी का आपका बेसिक फॉर्मूला होता क्या है। तो दिमाग लगाओ, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा जरूर। तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो मेरा फंडामेंटल है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो वॉल्यूम है हम इसको तो तोड़ सकते हैं ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हालांकि हमें वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं इसे SI सिस्टम में लिखूं तो मुझे बताओ मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम लोग हमेशा मीटर क्यूब में नापते हैं ना। तो अगर ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जैसे ही आपको SI यूनिट मिली आप तुरंत इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने लायक बन चुके हैं। तो इस हिसाब से आपका जो डेंसिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, तो किलोग्राम का पावर 1 यानी मास का पावर 1, मीटर का पावर -3,
तो लेंथ का पावर -3, बाकी कुछ नहीं, तो बाकी सब 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। समझ में आता है? ऐसे हम कई सारे और एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। अभी मैंने आपको सिर्फ ये 2 एग्जांपल्स कराए, अभी मैं इसके आगे और एग्जांपल्स कराऊंगा आपको। तो बच्चों यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना तो वो मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता, ना ही वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इस वजह से स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका वेलोसिटी का भी होगा, वही आपका इनिशियल वेलोसिटी का भी होगा, वही आपका एवरेज वेलोसिटी का भी होगा, और वही आपका चेंज इन वेलोसिटी का भी होगा। यानी जितना आपका वेलोसिटी स्पीड है, वेलोसिटी या स्पीड दोनों का ही जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है, क्योंकि जो अंतर आता था वो सिर्फ वहां पर डायरेक्शन का आता था या फिर मैग्नीट्यूड का आता था, और हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला तो इन दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब दोनों के लिए ही डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा। तो अगर मैंने स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है तो मैं वेलोसिटी का भी बता सकता हूं कि वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा। तो स्पीड को हम लोग नापते थे मीटर पर सेकंड में, तो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, तो मीटर की पावर 1 यानी लेंथ की पावर 1, और सेकंड की पावर -1 यानी टाइम का पावर -1, और मास का पावर हो गया 0। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई खास दिक्कत आएगी नहीं आपको। आप वीडियो पॉज कीजिए और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का सोचिए कि निकालेंगे कैसे। तो तरीका वही है, आप पहले बेसिक फॉर्मूला सोचिए कि एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये जो डेल्टा आपको दिख रहा है यहाँ पे वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम यानी कि टाइम इंटरवल। अब जरा बताइए वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो भाई मीटर पर सेकेंड। तो अगर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो चेंज इन वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी तो वही होगा, मीटर पर सेकेंड। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट वही लिखना पड़ेगा, और जो टाइम होता है उसका ऐसा यूनिट सेकेंड है, तो टाइम इंटरवल का भी ऐसा यूनिट सेकेंड ही होगा। अब ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो सेकेंड का पावर -1 यानी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। और आप लोग एक बात और जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो पावर आपका ऐड हो जाता है। तो सेकंड का पावर -1 और -1 कितना आ जाएगा, -2। तो इस तरह से ये आपने एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकाल दिया, और जैसे ही आपको एसआई यूनिट मिल गया आप आराम से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो सिंपली आपने mlt लिखा, और मीटर की पावर 1 है यानी लेंथ की पावर 1, सेकंड का पावर -2 यानी टाइम का पावर -2, बाकी कुछ नहीं, तो बाकी सबका पावर कर दिया आपने 0। ऐसे ही अगर कोई पूछे कि बताइए फोर्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आपको बस उसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की एसआई यूनिट होती है आपका किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, तो अभी मैंने निकाला है, क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स का अगर आपने एसआई यूनिट लिख लिया है तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में कितना ही देर लगना है, मेरे ख्याल से तो कुछ भी समय नहीं लगेगा। सिंपली आप लिखेंगे mlt और किलोग्राम का पावर 1 यानी कि मास का पावर 1, तो यहां पे मैंने मास का पावर 1 कर दिया। मीटर का पावर 1 है यानी लेंथ का पावर 1, और सेकंड का पावर -1 यानी टाइम का पावर -1। तो इस तरह से आपने फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। सेम ऐसे ही अगर कोई पूछे कि बताइए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना, उसका बेसिक फॉर्मूला सोचना है कि वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता क्या है। तो भाई वर्क होता क्या है आपका, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये सही फॉर्मूला नहीं है, सही फॉर्मूला जो होता है वो एफ cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल से मतलब नहीं है, क्योंकि एंगल जो होता है वो प्लेन एंगल है यहाँ पे, और प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है,
और डायमेंशनल फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी आता है, तो इस वजह से मुझे यहां पर इस cos थीटा का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा जानते हैं वो चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो तो अभी मैंने निकाला ही था यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स का आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को नापेंगे आप मीटर में, और इस हिसाब से ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब मुझे बताइए, अगर आपको एसआई यूनिट पता चल गया तो क्या आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे? बहुत आसानी से। तो वर्क का यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, तो एमएलटी किलोग्राम का पावर 1 यानी मास का पावर 1, मीटर का पावर 2 यानी लेंथ का पावर 2, और सेकंड का पावर -1 यानी कि टाइम का पावर -1। तो ये आ जाएगा m1L2T-1। बात समझ में आता है? तो ये आपका वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही अगर कोई पूछे कि बताइए पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले आप सोचिए पावर होता क्या है। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने का दर। तो जो जितना ज्यादा तेजी से काम कर लेगा इट मींस वो उतना ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे मैं बोलूं कि मान लिया जाए कोई दो घर हैं, दोनों ही घर जो है 4 मंजिल बने हुए, यानी दोनों की हाइट जो है वो सेम है। वहां पे मैंने 500 लीटर की टंकियां रख दी है दोनों ही छतों पे, और लेकिन दोनों के घर जो मोटर लगा हुआ है वो अलग अलग है। मान लिया एक बच्चे के घर जो मोटर लगा है वो 2 HP का मोटर है, और दूसरे बच्चे के घर जो मोटर लगा है वो 1 HP का है। और सपोज दैट 2 HP वाला मोटर जो है वो आधे घंटे में टंकी भर दे रहा है, और 1 HP वाले मोटर को लग रहा है 1 घंटा। तो मुझे बताइए दोनों मोटरों का काम क्या था, पानी भरना। तो पहले पानी किसने भरा होगा, तो ऑब्वियसली जिसने आधे घंटे में भर दिया आप कहोगे ना कि उसी ने पहले पानी भरा है, यानी कि वो ज्यादा तेजी से अपना काम कर रहा है। इसका मतलब वो वाला जो मोटर है वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो जो जितना तेजी से काम कर देगा इट मींस वो उतना ही ज्यादा पावरफुल है। तो पावर का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला किसी ने पूछा तो आप उसके बेसिक फॉर्मूले पे आ जाइए। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है, तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो तब तक तोड़ते जाओ जब तक कि आपको उसका एसआई यूनिट ना पता हो। अब जैसे मुझे पता है कि वे मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो मैंने यहां पे छोड़ दिया। अगर आपको सपोज दैट एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट नहीं पता होता तो आप क्या करते, इसे एक कदम और आगे तोड़ते, और फिर क्या लिखते आप, तो फिर आप लिखते मास, और एक्सेलरेशन की जगह लिखते चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इनटू में डिस्प्लेसमेंट और बटे में टाइम। बात समझ रहे? ठीक है, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन का पता है तो मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहां लिख दूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नहीं पता तो फिर आगे तोड़ो, और कम से कम फिर तो आपको पता होना ही चाहिए, और फिर भी नहीं पता तो बेटा घर बैठो आराम से, मौज लो जिंदगी की, कोई जरूरत नहीं कुछ पढ़ने की। ठीक है ना? ओके, तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, ये क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को आप नापेंगे मीटर में, और ये आपका टाइम है और ये आपका टाइम इंटरवल है, तो दोनों की ही ऐसा यूनिट तो सेकेंड ही होगी। तो इस हिसाब से क्या बन गया, किलोग्राम, मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड का पावर -1 है, और देखो यहाँ पे सेकंड को 2 बार मल्टीप्लाई किया, सेकंड का स्क्वायर हुआ, और इसे जब ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, सेकंड का पावर -2, और इस हिसाब से आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -3। तो ये तो आ गया पावर का एसआई यूनिट। अब अगर एसआई यूनिट पता चल चुका है तो आप आसानी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो किलोग्राम का पावर 1 यानी मास का पावर 1, मीटर का पावर 2 यानी लेंथ का पावर 2, और सेकंड का पावर -3 यानी टाइम का पावर -3। तो इस तरह से आप पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने लायक बन गए। सो बात समझ में आती है बच्चे? तो ये आपको मैंने वो फिजिकल क्वांटिटीज करके दिखाई जो हमारी क्लास 11th में यूज होती हैं। एक बार हम थोड़ा सा करंट वारंट का भी देख लेते हैं फंडा, वहां क्या चीजें हैं, ठीक है, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया लग सके चीजों का कि एक बेसिक आइडिया है क्या।
तो बच्चे अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले ये सोचो कि क्या चार्ज आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं भाई, चार्ज मेरा फंडामेंटल तो नहीं है। तो इसका मतलब मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें चार्ज आता हो। तो मुझे एक फॉर्मूला याद आता है करंट का, और मैंने पढ़ा था कि करंट होता क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो स्टेडी करंट के लिए हम I = Q/T लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे चार्ज का पता चल जाएगा कि मेरा चार्ज होता है करंट इनटू में टाइम। अब जरा बताओ, करंट मेरा फंडामेंटल है? तो हाँ भाई फंडामेंटल है, तो यानी इसको मैं नहीं तोड़ सकता। टाइम जो है वो भी फंडामेंटल है, तो मैं उसको भी नहीं तोड़ सकता। तो यहां से मेरा जो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो MLT अभी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। मेरे को जो चाहिए वो सिर्फ एम्पियर और टाइम चाहिए, यानी कि चलो आप डाल लो यहाँ पे, टाइम तो है ही। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर, तो यहाँ पे एम्पियर भी यूज होगा। अब करंट का पावर 1 है यानी एम्पियर का पावर 1, टाइम का पावर 1 यानी टाइम का पावर 1, बाकी कुछ नहीं तो जीरो, यानी M0 L0 T1 और A का पावर 1। तो इस तरह से ये मैंने चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। ऐसे अगर कोई पूछे कि बताइए रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, या इससे पहले हम काम करते हैं, हमसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका क्या जवाब देंगे? तो इसका सीधा सा फंडा, हमें फिर कोई फॉर्मूला ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल आता हो। तो हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो इसका बेसिक डेफिनेशन वाला फॉर्मूला था, और वो था V = W/Q, यानी वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता था किसी पॉइंट पे, वही आपका पोटेंशियल कहलाता था उस पॉइंट का। तो यानी कि V = W/Q। तो W को मैं तोड़ सकता हूं, तो हाँ भी तोड़ सकते हैं, वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज क्या फंडामेंटल है? नहीं, तो इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तोड़ा था, चार्ज = करंट इनटू में टाइम, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर मुझे फोर्स का याद है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, अदरवाइज मैं इसको एक बार और तोड़ लूंगा। तो फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर/सेकंड²। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में, करंट को एम्पियर में, और टाइम को सेकंड में। तो इस हिसाब से हमारा जो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्या? तो किलोग्राम, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर का स्क्वायर हो गया, सेकंड का पावर -2 है और ये सेकंड का पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो सेकंड का पावर -2 पहले से लिखा था, और ये +1 ऊपर गया तो -1, और यहाँ पे एम्पियर का पावर भी 1 है, तो ये भी जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर भी -1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -3 और एम्पियर का पावर -1। तो यहां से आप पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने लायक बन गए। तो अभी आपके जो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा क्या? तो देखो MLT तो रहेगा ही रहेगा, यहां पे आपका करंट का जिक्र भी हो गया यानी कि एम्पियर भी रहेगा, तो ये मैंने एम्पियर भी लिख दिया। तो किलोग्राम का पावर 1 यानी मास का पावर 1, मीटर का पावर 2 यानी लेंथ का पावर 2, सेकंड का पावर -3 यानी टाइम का पावर -3, और एम्पियर का पावर -1। तो इस तरह से ये मैंने पोटेंशियल का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। अब हम लास्ट में करेंगे रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, कि भाई रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी ने कभी पूछ लिया तो इसके लिए भी मुझे कोई ना कोई बेसिक फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस आता हो। तो मुझे याद आ रहा है ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला था, V = IR। तो यहां से R = क्या हो गया आपका? तो V/I। और V क्या होता है? तो देखो अभी मैंने निकाला था V, ये था आपका पोटेंशियल, और इसका पूरा SI यूनिट मैं निकाल चुका हूं। तो आप सिंपली इसका SI यूनिट लिख दीजिए। तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, सेकंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -1, और नीचे में करंट लिखा है तो इसका SI यूनिट हो जाएगा एम्पियर। और ये जब एम्पियर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा आपका? तो एम्पियर का पावर -1, और ये एम्पियर ऊपर गया तो इसका पावर भी -1। तो यहां से आ गया किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब और एम्पियर का पावर -2। तो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अब यहां से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्या, तो mLT और A किलोग्राम का पावर 1 है यानी मास का पावर 1, मीटर का पावर 2 यानी लेंथ का पावर 2, सेकंड का पावर -3 यानी टाइम का पावर -3 और एम्पियर का पावर -2। तो इस तरह से आपने रेजिस्टेंस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। तो बस इतना ही आपको डायमेंशनल फॉर्मूला में आना चाहिए। इससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपकी जो किताबों में स्टार्टिंग में जो डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे होंगे 100, 150, 200 के आसपास, वो सब आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लास 11th और 12th में आप करेंगे क्या, तो आप उन्हीं सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। और अगर आप उन्हीं सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं तो फिर उसके फॉर्मूले याद करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए सिर्फ उसका आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद होगा तो आप उसका SI यूनिट निकाल लेंगे और SI यूनिट मिलते के साथ ही आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देंगे। सो बात समझ में आती है। तो बच्चे ये था हमारा आज के वीडियो का काम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला के ही एप्लीकेशंस। तो 3 एप्लीकेशंस हैं आपके जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारे के सारे एप्लीकेशन जो है मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो प्लीज आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ हमें ये पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा या ये हमें इससे सीखने को मिला। ठीक है बच्चों, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।